बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद है योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को। हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम को। आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में इंसानी कान के बारे में हमने डिस्कस किया। हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल आंख भी है और उसकी एग्जाम्पल कान भी है। डियर स्टूडेंट्स, कान की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है इंसानी कान को। हमने डिस्कस किया इसके फर्दर पार्ट्स को। हमने डिस्कस किया ओवल विंडो को, कोक्लिया को, हमने सेमी सर्कुलर कैनाल को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने ईयर के फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया। हमने इसके काम के हवाले से डिटेल डिस्कशन की। आइए अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन को। केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स की बॉडी में, इंसानों के जिस्म में जो सिस्टम पाया जाता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर रहे थे, जो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है और उसकी दो मेजर डिवीजन्स हैं। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, एक को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जबकि यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, इसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है और ये ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है। वो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जाए, वो ऐसे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती है जो वॉलंटरी होते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं और क्विक रिस्पॉन्सेस होते हैं। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये ऐसे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती है कि जो इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं, जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता है, जो स्लो होते हैं और उनके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रोथ का अमल, जिसे नशोनुमा कहा जाता है, रिप्रोडक्शन का अमल, जिसे अमले तौलीद कहा जाता है, इसी तरह ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन की अमाउंट और वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ब्लड फिल्ट्रेशन, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो खास किस्म के ग्लैंड्स की मदद से कंट्रोल होते हैं। उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि जो खास किस्म के केमिकल्स के जरिए होती हैं, जिन केमिकल्स को हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स शामिल हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स की बात की जाए, यहां पर आपके टेक्स्ट बुक्स में 6 ग्लैंड्स का नाम लिखा गया है। वो 6 ग्लैंड्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर 2 थायराइड ग्लैंड, नंबर 3 पैराथायराइड, 4 एड्रीनल, 5 पेंक्रियास एंड 6 गोनेड। डियर स्टूडेंट्स, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए, ये आपके ब्रेन में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड की बात की जाए, यह आपकी नेक रीजन में पाया जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड भी नेक रीजन के अंदर पाया जाता है और थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। इसी तरह अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की बात करें, ये किडनी के साथ पाया जाता है, इसलिए इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। पेंक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है और इसी तरह गोनेड्स भी एक ग्लैंड का नाम है। आइए एक एक करके इनकी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जिस्म में ब्रेन के अंदर पाया जाता है, बहुत अहम ग्लैंड है और ये हमारे जिस्म में, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, हम मेंशन कर सकते हैं प्रेजेंट इन ब्रेन होता है। इसी तरह अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, 2 हिस्से होते हैं, एक सामने वाला हिस्सा और एक पीछे वाला हिस्सा। सामने वाले हिस्से को एंटीरियर लोब कहा जाता है, पीछे वाले हिस्से को पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। एंटीरियर लोब से मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होते हैं, पोस्टीरियर लोब से भी मुख्तलिफ हार्मोन रिलीज होते हैं। एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला। एंटीरियर लोब को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, डियर स्टूडेंट्स,
एंटीरियर लोब से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, वो कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 TSH। डियर स्टूडेंट्स ये एक एब्रीवेशन है, T फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा केमिकल है कि जो खारिज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और थायराइड ग्लैंड पर असरअंदाज होता है, उसको केमिकल सिक्रीशन खारिज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक रीजन में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है ये हम इसी लेक्चर में आगे जाकर के डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को मोटिवेट करता है कि वो अपने केमिकल रिलीज करे। इसी तरह दूसरा हार्मोन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, इसका बुनियादी काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की वजह से इंसानी जिस्म में 3 तरह की तब्दीलियां वाक़या हो सकती हैं। वो क्या है एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 डिवार्फिज्म, नंबर 2 गिगेंटिज्म और नंबर 3 एक्रोमेगली। डियर स्टूडेंट्स, डिवार्फिज्म की बात की जाए, अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन कम रिलीज हो जिसका नाम सोमैटोट्रोफिन है, कद छोटा रह जाता है। इस कंडीशन को डिवार्फिज्म कहा जाता है। और अगर ग्रोइंग एज में ये हार्मोन जिसे सोमैटोट्रोफिन कहा जाता है ज्यादा पैदा हो, कद बड़ा हो जाता है, इस कंडीशन को गिगेंटिज्म कहा जाता है। इसी तरह से अगर ग्रोइंग एज के बाद ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ और पांव एबनॉर्मली बड़े होते हैं, गैर मामूली तौर पे बड़े होते हैं। इस कंडीशन को एक्रोमेगली कहा जाता है। तो ये किस वजह से पैदा होती है? सोमैटोट्रोफिन ज्यादा पैदा होने की वजह से, ग्रोइंग एज के बाद ज्यादा एक्सक्रीशन की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन सकती हैं। आपने इन तीनों को याद रखना है, डिवार्फिज्म, गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली। ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की वजह से डेवलप होती हैं। आइए पोस्टीरियर लोब को डिस्कस करते हैं, मजीद जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब से 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को वैसोप्रेसिन कहा जाता है, एक को ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीटोसिन की बात की जाए, ये मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। इसी तरह बर्थ के दौरान यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद देता है। ये 2 अहम काम हैं। जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो मिल्क इंजेक्शन में मदद देना, और बच्चे की पैदाइश के दौरान यूट्रस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, लेबर पेन के नतीजे में बर्थ को आसान बनाना, बच्चे की पैदाइश को आसान बनाना। इसी तरह वैसोप्रेसिन की बात की जाए तो ये वाटर रीएब्सॉर्ब करने में मदद देता है। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, किडनी का काम खून की सफाई करना है। खून की सफाई के साथ यूरिन बनता है और यूरिन के बनने के दौरान वाटर रीएब्सॉर्प्शन होती है। अगर किसी शख्स में वैसोप्रेसिन हार्मोन कम होगा तो उसके ब्लड की फिल्ट्रेशन के दौरान, यूरिन बनने के दौरान वाटर रीएब्सॉर्प्शन कम होगी, यूरिन के साथ पानी ज्यादा खारिज होगा। ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज का नाम देते हैं और डायबिटीज की ये किस्म डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस से क्या मुराद है? आपने याद रखना है, वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर बॉडी में कम प्रोड्यूस होता है, वाटर रीएब्सॉर्प्शन कम होती है, यूरिन के साथ वाटर ज्यादा रिलीज होता है, इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड की बात की जाए, इसकी लोकेशन के हवाले से मेमोराइज कर लीजिए। ये नेक रीजन में पाया जाता है, गर्दन में मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल है और ये दो तरह के केमिकल खारिज करता है। वो कौन से हैं, आइए देखते हैं। हार्मोन नंबर 1 कैल्सिटोनिन और नंबर 2 थायरॉक्सिन। डियर स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन की बात की जाए, कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड से कैल्शियम को निकालता है और बोन्स में शामिल करवाता है। हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा होने से हड्डियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम कम होने से हड्डियां कमजोर होती हैं और उनके टूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर हम थायरॉक्सिन की बात करें, थायरॉक्सिन का बड़ा अहम काम है और इसका बुनियादी काम ये है कि ये हमारे जिस्म में जाने वाली खुराक को हजम होने के बाद, खून में जज़ब होने के बाद जिस्म का हिस्सा बनाने में मदद देता है। उस खुराक से एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन में मदद देता है, खुराक के मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करता है। यहाँ पर थायरॉक्सिन में दो तरह की कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। एक को हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है, एक को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जाए, इसका मतलब थायरॉक्सिन का कम पैदा होना है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात की जाए, ये वो कंडीशन है कि जिसकी वजह थायरॉक्सिन का ज्यादा पैदा होना है। थायरॉक्सिन हार्मोन चूंकि एटीपी एनर्जी बनाता है, मेटाबॉलिज्म में मदद देता है, बॉडी के अंदर खुराक से एनर्जी एक्सट्रैक्शन में मददगार है, इसलिए अगर ये कम पैदा होता है, एटीपी कम बनती है, हमारा ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है। इसी तरह से अगर ये ज्यादा पैदा होता है, एटीपी ज्यादा बनती है, हमारा ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है और शिवरिंग होती है, स्वेटिंग ज्यादा होती है इसकी वजह से। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और कंडीशन है, ये भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। गोइटर किसे कहा जाता है? गोइटर एक बीमारी है जिसे गिलहड़ की बीमारी कहते हैं। इसकी वजह थायराइड ग्लैंड का स्वेल कर जाना है, फूल जाना है, एबनॉर्मल बिहेव करना है। अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलता है, वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, वो थायरॉक्सिन पैदा नहीं करता है, कैल्सिटोनिन पैदा नहीं करता है, सूज जाता है। इस कंडीशन को गोइटर या गिलहड़ की बीमारी कहते हैं। इससे मुतासरा शख्स की गर्दन लटक जाती है, उसका मांस बढ़ जाता है, फूल जाती है और इस बीमारी में डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाए ताकि आयोडीन की कमी को पूरा किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और इनकी लोकेशन की बात की जाए, ये नेक रीजन में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 होते हैं और ये पोस्टीरियर टू थायराइड ग्लैंड मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका बड़ा अहम काम है, ये एक केमिकल खारिज करते हैं जिसे पैराथॉर्मोन कहा जाता है। यहां पर एक करेक्शन कर लीजिए और वो करेक्शन ये है कि हार्मोन के स्पेलिंग यूं होते हैं HORMONES, इसको ठीक कर लीजिए। अब यहां पर पैराथॉर्मोन की बात की जाए, पैराथॉर्मोन की एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से, अमाउंट की वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको टेटनी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, समझ लीजिए, कैल्सिटोनिन का काम कैल्शियम को ब्लड से निकालकर बोन में एब्जॉर्ब करवाना है, जबकि पैराथॉर्मोन का काम इसके ऑपोजिट है। ये बोन से कैल्शियम को निकालता है, ब्लड में एब्जॉर्ब करवाता है। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है
तो इसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है कि जिसको हम टेटनी का नाम देते हैं। इट इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन एंड मसल ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके पट्टों में दर्द होता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, झटके लगते हैं। ये कन्वल्सिव डिसऑर्डर है, दौरे पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो टेटनी कहलाती है ये पैराथॉर्मोन की एबनॉर्मल अमाउंट की वजह से पैदा होती है। अगर कैल्सिटोनिन कम हो जाए हड्डियां कमजोर होती हैं, अगर पैराथॉर्मोन कम हो जाए टेटनी की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये दोनों हार्मोन दरअसल एक दूसरे की अमाउंट को बैलेंस करते हैं, ब्लड के अंदर और बोन के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को यूनिफॉर्म कंडीशन में बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी है, ये भी समझ लीजिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड। डियर स्टूडेंट्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं कि जिनकी अपनी डक्ट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपनी कोई डक्ट नहीं होती, बल्कि ये ब्लड वेसल्स को इस्तेमाल करते हैं, केमिकल हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हार्मोन ब्लड के अंदर मूव करते हैं, कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए, इनकी अपनी डक्ट होती है। इसकी एग्जांपल पेंक्रियाज है, जिसका बड़ा हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे बिहेव करता है, उसके साथ पेंक्रियाटिक डक्ट मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम क्या हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की डिटेल क्या है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की डिटेल क्या है, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस कौन सी हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को याद करना है। खास तौर पे टेटनी की बात की जाए, डायबिटीज की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से डवार्फिज्म, गिगेंटिज्म और एक्रोमेगली की बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। गोइटर भी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में सवालात पूछे जा सकते हैं, आपने इनको याद करना है। इसी तरह से किसी एक हार्मोन का काम पूछा जा सकता है। इसी तरह से एंटीरियर लोब के हवाले से सवाल आ सकता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से सवाल आ सकता है, थायराइड ग्लैंड पे सवाल आ सकता है, पैराथायराइड ग्लैंड पे सवाल आ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, थायराइड और पैराथायराइड पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इनमें से एमसीक्यूज की सूरत में 20 सवालात बन सकते हैं। आपने तमाम पहलुओं को जहन में रखना है, आज के लेक्चर को अच्छी तरह से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।